आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। कांग्रेस ने पायलट को उनके ओहदों से हटा दिया है, लेकिन राजस्थान में सियासी बहरान अभी भी थमा नहीं है। इस सियासी हलचल पर अभी तक सचिन पायलट खामोश हैं। उन्होंने सिर्फ ट्वीट किया है कि सच को परेशान किया जा सकता है, हराया नहीं जा सकता। पायलट का बाकायदा बयान अभी आना बाकी है। उधर अशोक गहलोत ने बीजेपी पर बड़ा इल्जाम लगाते हुए कहा है कि पिछले 6 माह से रियासत में सरकार गिराने की साजिश हो रही है, जबकि बीजेपी रियासत की ताजा सियासी सूरत हाल पर मौके की तलाश में है। सवाल यही है कि पायलट के बगैर राजस्थान की सियासी तस्वीर कांग्रेस के लिए कैसी होगी। इसी पर आज हम प्राइम डिबेट में चर्चा करेंगे, बात करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान का सियासी बहरान, पायलट का काम हुआ तमाम, मुश्किल में सरकार। राजस्थान में इख्तिदार की जंग में बागी तेवर दिखाने वाले सचिन पायलट को नायब वजीर आला के ओहदे से हटा दिया गया है। साथ ही विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा को भी वजीर के ओहदे से बरतरफ कर दिया गया है। कांग्रेस तर्जुमान रणदीप सुरजेवाला ने तादीबी कार्रवाई से मुताल्लिक ऐलान किया। इसके साथ ही वजीर आला गहलोत ने गवर्नर से मुलाकात की और सियासी हालात की जानकारी दी। सीएम गहलोत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इन तमाम साजिशों के पीछे बीजेपी का हाथ है। इसके अलावा हमारे साथी भी इन साजिशों के शिकार हो गए। ये जमहूरियत के लिए सबसे खतरनाक है। पिछले 6 महीने से षड्यंत्र चल रहा था और हम सबको जानकारी थी कि ये षड्यंत्र बहुत बड़ा है, हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है और ये चलता रहा और जो स्थिति आज पहुंची उसी कारण पहुंची है। हमारे कुछ साथी गुमराह होकर के चले गए दिल्ली के अंदर। श्री सचिन पायलट जी को, श्री विश्वेंद्र सिंह जी को और मीना जी और श्री रमेश मीना जी को उप मुख्यमंत्री और मंत्री पद के भार से फौरी तौर से मुक्त किया जाता है। गोविंद सिंह दोतासरा जी को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नया अध्यक्ष बनाया जाता है। इस बीच सचिन पायलट ने ट्वीट कर अपना दर्द जाहिर किया। उन्होंने कहा, सच को परेशान किया जा सकता है, हराया नहीं जा सकता। उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द पायलट अपनी आगे की हिकमत अमली के बारे में जानकारी देंगे। राजस्थान की ताजा सियासी सूरत हाल पर बीजेपी अब खुलकर मैदान में आ गई है। बीजेपी लीडर गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि गहलोत सरकार पहले अपनी अक्सरियत साबित करे। बहुमत सिद्ध करने का प्रयास करोगे, लोकतंत्र के साथ एक तरह से चीर हरण का काम होगा। अगर दम है तो पहले हाउस के फ्लोर पर अपना बहुमत साबित करें और उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार करें तो जनता में एक अच्छी प्रतिक्रिया जाएगी। राजस्थान में पायलट और गहलोत की लड़ाई अब खुलकर सामने आ गई है। ऐसे में सवाल यही है कि राजस्थान में गहलोत अपनी सरकार कैसे बचा पाएंगे। क्या पायलट के जाने के बाद गहलोत को सरकार बचाने में परेशानी नहीं होगी? राहुल गांधी के बेहद करीबी सचिन पायलट का कांग्रेस से बाहर जाना कांग्रेस के लिए अच्छी अलामत नहीं है। इससे पहले मध्य प्रदेश में सिंधिया ने कांग्रेस का हाथ छोड़ा और बीजेपी का दामन थाम लिया। कांग्रेस की आला क़यादत क्या अब पार्टी के अंदर पैदा हो रही बेचैनी को खत्म करने के लिए कोई अहम कदम उठाती है? ये देखना अहम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो राजस्थान की ताजा सियासी सूरत हाल पर हम बात करेंगे, क्योंकि राजस्थान की सियासत का एक पहलू तो अभी तक नजर आया। जिस तरह से जो बगावती तेवर पायलट के थे, उस पर अब कांग्रेस ने सख्त एक्शन लिया है। उन्हें कई ओहदों से एक तरह से बरतरफ कर दिया गया है। नायब वज़ीर आला के ओहदे से हटा दिया गया है, पीसीसी चीफ के ओहदे से हटा दिया गया है। सचिन पायलट के जो करीबी लोग जो काबीना में शामिल थे, उन्हें एक तरह से हटा दिया गया है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि अभी राजस्थान में जो सियासी बहरान है, इसका दूसरा पहलू, सिक्के का दूसरा पहलू अभी जाहिर नहीं हुआ है, क्योंकि अभी भी सचिन पायलट पूरी तरह से खामोश हैं। उनका मुकम्मल बयान अभी तक नहीं आया। हालांकि आज उन्होंने एक ट्वीट जरूर किया था। सचिन पायलट ने कहा था कि सच को हराया नहीं जा सकता है,
लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि आने वाले दिनों में क्या कुछ हिकमत अमली होगी सचिन पायलट की, और क्या राजस्थान में कांग्रेस सरकार के लिए सब कुछ ठीक ठाक रहेगा इस तरह के हालात में। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ विवेक बंसल साहब को इंचार्ज हैं कांग्रेस राजस्थान के, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक बंसल साहब, आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। और मेरे साथ अशफाक कायमखानी साहब हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आप भी जयपुर से राजस्थान से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अशफाक कायमखानी साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं विवेक बंसल साहब आपसे ही मैं शुरुआत करना चाहूंगा कि सचिन पायलट का जाना जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका है। अब सवाल ये उठ रहा है कि जो लोग एक तरह से कांग्रेस के मुखालिफ हैं उनके बयानात तो आ ही रहे हैं, लेकिन सचिन पायलट को लेकर कांग्रेस के अंदर जो लोग हैं, कांग्रेस के जो बड़े लीडर हैं, उनकी भी बेचैनी एक तरह से निकलकर सामने आ रही है। देखिए, लाजमी है कि जैसे कि अगर किसी के शरीर का कोई भी अगर टुकड़ा अलग होता है तो तकलीफ तो होती है। और सचिन भी एक कांग्रेस पार्टी के एक हिस्सा रहे हैं जी, कांग्रेस मुहिम का एक हिस्सा रहे हैं, राजस्थान की कांग्रेस का हिस्सा रहे हैं। और उनकी इस बगावत से पार्टी को बड़ी मायूसी भी हुई और पार्टी ने हर चंद मुमकिन कोशिश की कि उनकी नाराजगी को दूर किया जाए। उसकी बाबत हमारे नेता श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी, श्रीमती प्रियंका गांधी, पी चिदम्बरम, इन सब ने उनसे राब्ता कायम किया और उनकी खलिश, उनकी शिकायत को जानने के लिए कोशिश की और उन्हें मुतमईन करने की कोशिश की उसके साथ साथ कि उनकी जो भी शिकायतें हैं उसको दूर किया जाएगा। और पार्टी फोरम खासतौर, देखिए सचिन जी एक कांग्रेस परिवार से आते हैं, उन्हें मालूम है। और जमहूरियत में, और पार्टी कोई भी जमहूरियत में होती है लोकतांत्रिक, उसका एक मिजाज होता है, उसका एक अनुशासन होता है। आप पब्लिक में जाके अपनी बात को उठाना वो मेरे ख्याल से गैर मुनासिब है था। और उन्हें, उनका राब्ता राहुल जी से भी है, उनका राब्ता सोनिया जी से भी है, उनका राब्ता कांग्रेस के हर दीगर नेता से है। तो वो वहां बात करते तो शायद ज्यादा बेहतर होता, पर लेकिन उन्होंने उसे मुनासिब नहीं समझा। तो मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि नुकसान हुआ है, अभी भी देखिए देर ही नहीं हुई है। मैं तो सचिन जी और उनके साथी जो भी हमारे कांग्रेस के, वो सब लोग हम लोगों ने मिलकर असेंबली का चुनाव लड़ा था और सब लोगों ने कोशिशें और काविशें उसमें थी। तो हम तो यही चाहेंगे कि वापस आए, पर लेकिन आज दोबारा जो मीटिंग थी उनकी वजह से की गई कि शायद उनको उनकी दानिशमंदी या उनका सोच सही ढंग से काम करे और वो यहाँ उसमें शिरकत करें। पर उसके बावजूद भी जिस तरीके के ट्वीट्स आ रहे थे, जिस तरीके के जवाब, माकूल जवाब नहीं मिल रहे थे, तो ये पार्टी को ये कदम जिसे कहते हैं कि सर्जरी करनी पड़ी। और हर कोई उससे तकलीफ शुदा है। कोई ये कहे कि बहुत हंसते खेलते हमने ये फैसला किया है, तो ऐसा नहीं। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि एक बड़ा कदम कांग्रेस को उठाना पड़ा। इस वक्त मेरे साथ दो और खास मेहमान, अभिषेक आड़ा जी मेरे साथी हैं, प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट है न्यूज़ 18 के, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राजस्थान की सियासत पर उनकी बहुत गहरी नज़र रहती है। और मेरे साथ विष्णु कुलवाल जी, स्पोक्स पर्सन है बीएसपी राजस्थान के, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। विष्णु कुलवाल जी और अभिषेक आड़ा, दोनों का बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं अशफाक कायमखानी साहब आपके पास आना चाहूँगा। अशफाक कायमखानी साहब, जिस तरह से अभी विवेक बंसल साहब कह रहे थे कि अभी बहुत देर नहीं हुई है और मामले को हल किया जा सकता है, क्या आपको लगता है कि इतना सब कुछ होने के बाद सचिन पायलट को उनके जो ओहदे थे सबसे बरतरफ कर देना, सबसे हटा देना, क्या वाकई में अभी भी कुछ चांसेस या कुछ ऑप्शन कांग्रेस में बचते हैं सचिन पायलट के लिए? मेरे ख्याल से कोई ऑप्शन अभी बचा नहीं है। जिस तरह से सचिन पायलट ने रास्ता अपनाया है और जिस तरह से अशोक गहलोत पूरे 1.5 साल में जिस तरह से सीएम डिप्टी सीएम के बीच में झगड़ा रहा, डिप्टी सीएम के कोई चपरासी से लेकर एसपी और डीएसपी तक कोई ट्रांसफर करने की स्थिति नहीं रही जी। और जिस तरह से कांग्रेस एजेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट पर आरोप लगाती है कि एजेंसियों को अपने इस्तेमाल करती है,
उसी तरह से एसओजी में जो मामला दर्ज हुआ है और उसमें दफा 124A जो लगी है, शायद उससे वो परेशान होके सचिन पायलट ये रास्ता अपनाया। और राजस्थान में 2 धाराएं बराबर चल रही थी। एक युवाओं की जो इंतजार करना नहीं चाहता, सत्ता में हिस्सेदारी तुरंत चाहता है जी। दूसरा अशोक गहलोत जी की एक बुजुर्ग जो विचारधारा थी, वो चाहते हैं कि धीरे धीरे सत्ता रहे और मैं सत्ता से दूर नहीं रहूं। जब जब कांग्रेस में आए, सत्ता में आए, तो वो कांग्रेस, तो उन्होंने हमेशा ऐसे ही, अशोक गहलोत जी ने भी ये किया है कि दूसरी जो लीडरशिप पनपती है जी, चाहे 98 में ले लो, चाहे उसके बाद ले लो या अब ले लो, उन्होंने धीरे धीरे लीडरशिप को कमजोर किया। ब्यूरोक्रेसी पे पूरा कब्जा अशोक गहलोत का था। अब मुझे लगता है कि सचिन पायलट लौट के नहीं आएंगे, लौट के वो राजस्थान आएंगे, जैसा इत्तला मिल रही है वो राजस्थान भर में दौरा करेंगे, पदयात्रा करेंगे और उनके वर्कर्स जिस तरह से इस्तीफा दे रहे हैं, जैसे उनका यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया है, जिला के अध्यक्षों ने इस्तीफा दिया है, वाइस प्रेसिडेंट ने इस्तीफा दिया है, एनएसवाई के अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया है और सेवा दल के अध्यक्ष को हटाया गया है, उनकी जगह दूसरे को अध्यक्ष बनाया गया है। यानी राजस्थान की सियासत में अभी भी एक तरह से पिक्चर बाकी है, अभी ये तस्वीर मुकम्मल नहीं हुई है। राजस्थान में जो सियासी उथल पुथल है, जो बहरान है, ये एक तरह से मुकम्मल नहीं, इसमें आगे अभी बहुत से बदलाव एक तरह से देखने को मिलेंगे। अभी बहुत कुछ इस कहानी में एक तरह से होने वाला है, अभी कई ट्विस्ट हैं जो एक तरह से बाकी हैं। मैं अभिषेक आढ़ा आपके पास आना चाहूंगा। अभिषेक आढ़ा जी, अभी तक कल हमने बात की थी कि शायद कांग्रेस का जो आला कमान है वो सचिन पायलट को मना ले, लेकिन आज तस्वीर बहुत हद तक साफ हो गई। अब चर्चा इस बात पर हो रही है, जो बात अशफाक कायम खानी कर रहे थे कि अब देर बहुत हो चुकी है, सचिन पायलट का रुख क्या होगा, अब इस पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल उठने से ज्यादा अबू मैं आपको बताऊं कि ये एक क्यूरियोसिटी है जबरदस्त। सवाल नहीं उठ रहे हैं, अब मुद्दा ये है कि सचिन पायलट का अगला स्टेप क्या होगा और इस बात का इंतजार ना सिर्फ लोगों को है, उनके समर्थकों को, उनके प्रशंसकों को है, जो लोग उनके साथ जो एमएलएज है न सिर्फ उनको है, बल्कि जो पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस हो और चाहे बीजेपी हो, उन सबको भी बड़ा ईगरली, वो बड़ा डेस्परेटली इंतजार कर रही है कि सचिन पायलट का अगला मूव क्या होगा। क्या वो बीजेपी के साथ जाएंगे, जैसा कि कांग्रेस पार्टी के तमाम लोग और खुद मुख्यमंत्री अविनाश पांडे तमाम लोग ये कह रहे थे कि वो बीजेपी के हाथों खेल रहे हैं। क्या वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे, क्या उनके समर्थक बीजेपी ज्वाइन करेंगे, और अगर क्या वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे तो सबसे बड़ा सवाल यहां उठता है कि जो उनके साथ में एमएलएज गए हैं वो सहमत होंगे बीजेपी के नाम पर, बीजेपी में शामिल होने को लेकर, या नहीं होंगे। इस बात को लेकर सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। तो या फिर अगर फिर उनके पास में दूसरा ऑप्शन बचता है कि वो अपनी खुद की कोई अलग नई पॉलिटिकल पार्टी बनाए। दोनों ही सूरत में ये जानना सबसे ज्यादा दिलचस्प होगा कि अगर वो बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो उनके साथ में कितने विधायक जाते हैं, और अगर वो अपनी खुद की पार्टी बनाते हैं, कोई नई पार्टी बनाते हैं, नया दल बनाते हैं, तो उस सूरत में उनके साथ कितने लोग जाएंगे और प्रदेश के जो पॉलिटिकल इक्वेशंस है, सियासी समीकरण है, वो किस तरीके से बदलेंगे। क्योंकि अगर तीसरी पार्टी कोई नई पार्टी बनाते हैं तो उसके बाद में ये भी संभावनाएं या कांग्रेस के लिए कहें आशंकाएं जताई जा रही है कि कुछ और एमएलए उनके साथ जा सकते हैं, जो अभी तक उनका साथ नहीं दे रहे थे। नई पॉलिटिकल पार्टी बनने पर कुछ और एमएलए साथ दे सकते हैं। अगर वो बीजेपी में जाएं तो ऐसा कहा जा रहा है कि जो एमएलए उनके साथ हैं वो भी उनसे छिटक सकते हैं। तो उनका अगला मूव क्या होगा। आज शाम को 5 बजे बताया जा रहा था कि सचिन पायलट अपना रुख साफ करेंगे, नहीं आए वो सबके सामने, ना उन्होंने किसी से बात की, और अब ये कहा जा रहा है कि कल सुबह 10 साढ़े 10 बजे के आसपास वो सामने आएंगे जी, और वो अपना रुख साफ करेंगे कि कहां पर जाना है, किस तरीके से आगे मूव करना है। तो ये एक जबरदस्त क्यूरियोसिटी है और उसका जवाब हर कोई उसका जवाब जानना चाहता है। अबू बिल्कुल जाहिर सी बात है कि सचिन पायलट जब बोलेंगे तो बहुत से सवालों के जवाब भी एक तरह से निकलेंगे, और जो दूसरा रुख अभी आना बाकी है वो रुख भी एक तरह से साफ हो जाएगा सचिन पायलट के बयान के बाद। मैं विष्णु कुलवाल जी आपके पास आना चाहूंगा। विष्णु कुलवाल जी, बीएसपी की हम बात करें तो बीएसपी के 6 के 6 एमएलए कांग्रेस में एक तरह से चले गए थे, या कांग्रेस ने उन्हें अपनी पार्टी में जम कर लिया था। जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है, बीएसपी किस तरह से इस पूरी सिचुएशन को देख रही है जो राजस्थान में इस वक्त पॉलिटिकल सिनेरियो है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी
एक गरीब तबके की पार्टी है। हमारा संबंध गरीबों के साथ ज्यादा है और आज हमारी पार्टी देश भर में एक गरीबों के मसीहा के रूप में बहन मायावती को देखा जाता है। सवाल है कि इसको किस रूप में देखा जाता है। ये हमेशा हम बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ये दोनों दल एक ही प्रकार की बातें करते हैं। जहां जहां इनको अपना अपना स्वार्थ होता है तब ये छोटी गरीब पार्टियों के लोगों को तोड़ के अपनी पार्टी में मिलाते हैं। अगर जब इनमें इतनी शक्ति, इनकी पार्टी में इतनी शक्ति है तो फिर ये दल बदल की बात करने वाली पार्टियां ये दल बदल को प्रोत्साहन क्यों दे रही है? इस प्रकार की बात करके जनता को गुमराह कर रही है। और आज जो राजस्थान में जो हो रहा है, सवाल राजस्थान में नहीं है, एक समय ऐसा भी आएगा जो इस हिंदुस्तान में भी होगा। ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा। क्योंकि आज जिस ढंग की एक पैसे की राजनीति इस देश में हो रही है, आप मुझे बताइए, एक विधायक जो चुन के आता है 5 साल के लिए, क्या वो विधानसभा से इस्तीफा दे सकता है? क्या सिर्फ वो एक किसी राजनीतिक पार्टी द्वारा पैसा दिया जाता है, उस कारण से विधानसभा से इस्तीफा दिया जाता है? अगर ऐसा ही देश में सर्वोच्च न्यायालय है तो सर्वोच्च न्यायालय को फैसला लेना चाहिए कि जो विधायक अपनी इच्छा से इस्तीफा दे रहा है तो उसको आने वाले समय में 15 साल या 20 साल उसको चुनाव लड़ने का अधिकार ही नहीं है। आज वो विधानसभा से इस्तीफा देता है और कल वो दूसरी पार्टी से जाकर उससे टिकट लेकर चुनाव लड़ता है। ये देश में दल बदल से बड़ा दल बदल हो गया है। तो पहले तो विधायक खरीद फरोख्त थी, अब तो ये ऐसी स्थिति हो गई कि उसका इस्तीफा दिलाओ फिर उसको दोबारा चुनाव लड़ो। जब देशभक्ति की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी ये देशभक्ति कर रही है क्या? इसे देशभक्ति बोलते हैं क्या? इस प्रकार की बातें करके देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। कोई भी पार्टी, दोनों पार्टियां, इनकी एक सी स्थिति है, रोटी के ये दो, एक इसके ऊपर की रोटी का एक हिस्सा ऊपर का, एक हिस्सा रोटी का नीचे का है। जब जब इनका वक्त आता है, जब ये गरीब पार्टियों को हमेशा उनको उनकी स्थिति को हिलाते हैं। ये राजस्थान में हमारे साथ क्या हुआ? एक बार नहीं हुआ, राजस्थान में दूसरी बार गहलोत साहब ने किया। इनको क्या विधायक तोड़नी चाहिए क्या? तब आज जब इनके विधायक टूट रहे हैं तब ये इतना हल्ला क्यों मचा रहे हैं? टूटने दो इनकी पार्टी के विधायकों को भी। तो इस प्रकार से जनता को गुमराह करने की स्थिति पार्टी की साफ होनी चाहिए। चुनाव तो आएंगे जाएंगे जी, हर 5 साल में चुनाव। ठीक है कुलवाल जी मैं दोबारा से आता हूं। मैं विवेक बंसल साहब आपके पास आना चाहूंगा। किसी भी पार्टी विवेक बंसल साहब, क्योंकि अभी कुछ महीने पहले ही ऐसा ही कुछ मामला मध्य प्रदेश में हुआ था जहां सिंधिया कांग्रेस से और जो आला लीडरशिप, आला कमान जो है कांग्रेस की, उससे नाराज हुए और फिर जो कुछ हुआ वो सारी चीजें सामने हैं। अब उसी तरह की तस्वीर राजस्थान में है और यहां पर भी आला कमान एक तरह से सचिन पायलट को मना नहीं पाया। मेरा सीधा सवाल विवेक बंसल साहब यह है, क्या आला कमान ने मध्य प्रदेश या इससे पहले जो इस तरह के वाकये हुए, क्या उनसे कोई सबक नहीं लिया कांग्रेस आला कमान ने? विवेक बंसल साहब आपकी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है विवेक बंसल साहब, मैं दोबारा से आऊंगा। मुझे लग रहा है शायद आपका ऑडियो शायद नहीं आ रहा है मुझ तक। मैं कायम खानी साहब आपके पास आऊंगा। कायम खानी साहब, जो सवाल मेरा विवेक बंसल से था, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस का जो आला कमान है मध्य प्रदेश में, कुछ दिन पहले ही इसी तरह का मामला हुआ, एक युवा और बड़ा चेहरा कांग्रेस का कांग्रेस को छोड़कर चला जाता है, बीजेपी में शामिल हो जाता है, ठीक इसी तरह से कुछ अब राजस्थान की तस्वीर हुई और ठीक उसी तरह से सचिन पायलट का मामला हुआ। क्या आपको लगता है कि वाकई में कांग्रेस का जो आला कमान है, जो मरकजी लीडरशिप है, उसने कोई सबक नहीं लिया मध्य प्रदेश और सिंधिया के मामले से? देखो, कांग्रेस की मरकजी लीडरशिप है वो कमजोर हो चुकी है और मध्य प्रदेश के सरकार गिरने के बाद में मरकजी लीडरशिप काफी कमजोर हो गई। मरकजी लीडर को ये सब कुछ पता था और वो मना नहीं पाए। दूसरा मैं ये कहूं कि पहले राजस्थान में 2 ही लीडर सूबाई स्तर के होते थे, अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे, और तीसरा जो लीडर पनपा है वो सचिन पायलट है। जिस तरह से विधानसभा चुनाव के पहले, विधानसभा चुनाव के बाद जिस तरह से वो घूमे फिरे, तो कांग्रेस का एक तबका या जो बीजेपी से नाराज जो एक वर्ग था, उसने ये सोचा कि तीसरा ग्रुप भी हमारे लिए या तीसरी लीडरशिप भी
हमारे लिए हो सकती है। तो कांग्रेस के अंदर खाने बहुत से जो सरकारी कामकाज से या पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट नहीं होने से या संवैधानिक पदों पर नहीं होने से, यानी कि पॉलिटिकल हिस्सेदारी नहीं मिलने के कारण जो नाराज विधायक थे वो धीरे धीरे सचिन पायलट की तरफ आने लगे और सचिन पायलट को वो कहने लगे कि आपको कुछ करना चाहिए। और आज जो कुछ हुआ है उससे मरकजी लीडरशिप की ये पता लगा है कि मरकजी लीडरशिप कांग्रेस की पूरी तरह खत्म हो चुकी है, कमजोर हो चुकी है। अगर वो चाहते तो जो 6 महीने से ये मसला चल रहा था तो उसको मना सकते थे। जैसा सुनने में आ रहा है, जिस तरह से सुबह सचिन पायलट ने और उनकी पत्नी सारा पायलट ने जो रेगुलर ट्वीट कर रही है, उनका एक इशारा यह था कि सब प्रभारी महामंत्री अविनाश पांडे है उसको हटा दिया जाए। अविनाश पांडे और अशोक गहलोत की जुगलबंदी है वो काफी मशहूर है यहाँ पे। और जिस दिन ये लगा कि केसी वेणुगोपाल राजस्थान से राज्यसभा के मेंबर बन के जा रहे हैं, जो संगठन महामंत्री है, उसके बाद सचिन पायलट के समर्थक विधायक को यह लगा कि अपना जो हिसाब किताब है वो शायद खत्म होने को जा रहा है। इसीलिए उनके साथ करीबन 20-22 विधायक आज थे और 12 से 13 विधायक है वो अशोक गहलोत कैंप में बैठे हुए हैं। जो ही 16 तारीख को यहाँ कैबिनेट का विस्तार होगा, बदलाव होगा, उसके बाद में जो ही वो कैंप से निकलेंगे तो उनमें बड़ी नाराजगी आएगी, क्योंकि 4 या 5 9 से ज्यादा मिनिस्टर वो बना नहीं सकते। पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स में लाभ का पद वो एमएलए को दे नहीं सकते। संसदीय सचिव जो पहले वो बनाते थे वो बना नहीं सकते। तो एमएलए जो हिस्सेदारी चाहता है उसको हिस्सेदारी मिलना मुश्किल है। इसलिए अविश्वास बढ़ेगा, सरकार की अस्थिरता रेगुलर जारी रहेगी। मुझे यह लगता है कि सरकार कुछ दिन टिकेगी, उसके बाद में बदलाव यहाँ आएगा। जिस तरह से बीजेपी, यानी राजस्थान का सियासी बहरान अभी और गहरा सकता है। राजस्थान का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है अभी इसमें बहुत कुछ बदलाव आएगा। मेरे साथ लक्ष्मीकांत पारिक जी स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, वो भी मेरे साथ जुड़ गए। लक्ष्मीकांत पारिक जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। लक्ष्मीकांत पारिक जी, जो पॉलिटिकल घटना राजस्थान में हुई, सचिन पायलट को निकाला गया और अब कहा जा रहा है कि मौका तलाश रही है बीजेपी भी। सीधे सीधे अशोक गहलोत ने कहा कि पिछले 6 महीने से बीजेपी उनकी सरकार के खिलाफ साजिश कर रही है। कुल्लू को संभाल नहीं पा रहे, और मैं तो अशोक गहलोत की बात नहीं करता, संपूर्ण कांग्रेस अपने कुल्लू को संभाल नहीं पा रही। युवा नेता जो उनके हैं युवा नेता को छोड़ते जा रहे हैं और लगातार जिस प्रकार से कांग्रेस की स्थिति बनी पूरे देश में बनी हुई। देखिए, कांग्रेस अपने ऐसा पत्ता को ठीक है भारतीय जनता पार्टी मानी छोड़ देना चाहती है, जो साथ साथ न्यायोचित नहीं है। मेरा जीतों का मानना है कि पहले अशोक गहलोत को अपने परिवार में जाके कि क्या कमियां उनकी रही, आपके सचिन पायलट को छोड़कर क्यों गए। और राजस्थान ही नहीं, मध्य प्रदेश हो, क्या अन्य आज जैसा मैं अभी महाराष्ट्र में देख रहा था, ये सब युवा नेता क्यों कांग्रेस छोड़कर जाना चाहते हैं, क्यों युवा नेताओं की कांग्रेस के अंदर जिस प्रकार से उनको स्थान चाहिए था वो स्थान उनको क्यों नहीं मिल पा रहा है। सचिन पायलट की ये बात निश्चित रूप से राजस्थान में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाते सचिन पायलट ने जिस प्रकार की मेहनत राजस्थान में और राजस्थान मेहनत करने पश्चात कांग्रेस का यहाँ पर ठीक है, आवाज बहुत क्लियर लक्ष्मीकांत जी नहीं आ रही, मैं दोबारा से आपके पास आऊंगा। मैं विवेक बंसल साहब आपसे एक सवाल ले लेता हूं, मुझे ब्रेक पर भी जाना है। विवेक बंसल साहब, जिस तरह से आपने कहा कि सचिन पायलट और गहलोत के मामले में जो सेंट्रल लीडरशिप है उसने भी पहल की, लेकिन आपको नहीं लगता है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी हों या प्रियंका गांधी या इसी तरह से पी चिदम्बरम और दूसरे जो बड़े लीडर हैं, इन्होंने देर कर दी? क्योंकि राजस्थान में गहलोत और सचिन पायलट के दरमियान जो अनबन है वो आज की नहीं है, पिछले कई महीनों से ये अनबन चल रही थी, जिस पर अगर कांग्रेस आलाकमान पहले ही एक तरह से कोई बीच का रास्ता निकालता, कोई बातचीत करता, तो शायद मामला यहां तक नहीं पहुंचता। देखिए, आपको नहीं मालूम कि मुसलसल बातचीत ऐसा नहीं था कि हम लोग या मरकजी लीडरशिप नहीं बातचीत कर रही थी। बात सुलहनामा कराने की पूरी कोशिशें जारी थी। इससे पहले भी मैं बता दूं कि बात की गई थी। और मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूं, सचिन पायलट जी को पार्टी ने क्या नहीं दिया? औहदा दिया, मरकजी वजीर बनाया उन्हें, पार्टी अध्यक्ष जो 3 साल रहता है 6 साल पार्टी अध्यक्ष बनाया, उप मुख्यमंत्री बनाया, बहुत ही माकूल मंत्रालय दिए। अब अगर पार्टी का डिसिप्लिन भी कहता है आपकी
एक फोरम होता है, उसमें होता है ये, क्या ये उन्हें जेब देता था? ये बात ये जेब देती थी कि वो जिस तरीके से विधायकों को लेके गए, अगर विधायकों को लेके जाना था तो 10 जनपद पे जाते, 12 तुगलक रोड पे जाते, राहुल जी से कहते, सोनिया जी से कहते कि मेरी ये शिकायत है, मुझे ये इस शिकायत का मेरा आप हल तलाशिए, मेरे को काम नहीं करने दिया जा रहा, या जो भी उनके मन में था। पर ये मैं आपसे फिर, सचिन पायलट जी से हमारा भी रिश्ता था, हम लोग भी पूरी उनकी, ऐसा नहीं था कि वकालत नहीं करते थे, जो भी उनकी अगर परेशानी होती थी उसका हल ढूंढने की हमारी कोशिश रहती थी। और जाहिर सी बात है कि पार्टी एक, अगर ये कोई समझे कि बिल्कुल कोई पार्टी विवेक बंसल साहब, आपकी ही पार्टी के कई बड़े लीडरों ने आज ट्वीट किया है, बयान दिया है, चाहे सलमान खुर्शीद की हम बात करें, कपिल सिब्बल की बात करें, जितिन प्रसाद की बात करें। कपिल सिब्बल ने कहा है कि आखिर हम कब जागेंगे, जब हमारे अस्तबल से सारे घोड़े निकाल लिए जाएंगे तब जागेंगे। इस तरह के बयान आए हैं। प्रियादत्त की हम बात करें, देखिए कपिल सिब्बल जी ने ये कल बयान दिया था। अब वो तो दूर है, उन्हें तो रोज रोज की उसे कितना उन्हें पता है। मैं यहाँ हूं ना, आई एम इन द थिक ऑफ इट, मैं इसके मुझे मालूम है कि क्या यहाँ हम लोगों की कोशिश रही है। उन्होंने दूर से इस बयान को दिया है, पर मैं आपसे बड़ी ईमानदारी से अदब आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हमने पूरी तरीके से कोशिश की सुलहनामा की। और ऐसा नहीं है, देखिए पार्टी में मतभेद होते हैं, मनभेद नहीं होने चाहिए। मनभेद इस हद तक कि हम पार्टी तोड़ने के लिए ये पार्टी, एक तरफ तो आप सचिन जी कहते हैं कि मैंने मुसलसल मेहनत की, पार्टी यहाँ इक्तिदार में आई, और दूसरी तरफ आपने 2 मिनट लगा दिए आपने पार्टी को उसको कमजोर करने के लिए। उसको जो हम लोग इक्तिदार थे, आपकी लड़ाई सांप्रदायिक ताकतों से थी, फैसिस्ट ताकतों से थी, वो सब आप लड़ाई, आपने अपने अहम की लड़ाई के पीछे वो लड़ाई आप भूल गए। इश्यूज बड़े हैं। देखिए, अगर आप व्यक्तिगत सियासत करेंगे तो ये उसूल बेमानी हो जाएंगे, और आज कहीं ना कहीं इक्तिदार के पीछे जाती सियासत हो रही है, उसूलों की सियासत। इसीलिए आज जो फिरका परस्त ताकतें हैं वो, माफ कीजिएगा, उरूज पर आ रही हैं या इक्तिदार में आ रही हैं। आज हम सबकी, जो दानिशमंद, जो इस मुल्क परस्त लोग हैं, हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि हम सब लोग इस मुल्क की जो एक तस्वीर है, एक जो गंगा जमुनी तस्वीर है, विरसा है, उसको महफूज रखें, उसको आगे बढ़ाएं। हम क्या अपने बिल्कुल देखिए, मुल्क बचाने से पहले कांग्रेस को अपनी पार्टी को ही एक तरह से संभालना होगा, अपनी पार्टी को मजबूत करना होगा, क्योंकि पिछले 4 और 6 महीने में कई बड़े लीडर कांग्रेस का साथ छोड़कर चले गए। तो ऐसे में कांग्रेस को यह भी सोचना होगा कि अगर इन ताकतों से लड़ना है, विवेक बंसल साहब, जिन ताकतों की आप बात कर रहे हैं, तो उसके लिए तो पहले अपनी पार्टी को भी मजबूत करना पड़ेगा। छोटा सा मुझे ब्रेक लेना है, लेकिन ब्रेक से जब लौट कर आएंगे, मेरे साथ लक्ष्मीकांत पारीक जी भी दोबारा से जुड़ेंगे, और जब हम लौट कर आएंगे तो इसी इश्यू पर बात करेंगे कि क्या कुछ सियासी सूरत हाल अब होने वाली है। सचिन पायलट के बगैर क्या अशोक गहलोत की सरकार चलती रहेगी, या सचिन पायलट का आगे अगला कदम क्या कुछ हो सकता है, उनकी हिकमत अमली पर भी हम बात करेंगे छोटे से ब्रेक के। प्राइम डिबेट में आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान की ताजा सियासी सूरत हाल के। सचिन पायलट के जाने के बाद अब क्या कुछ राजस्थान की सियासी तस्वीर होगी, क्या कुछ तस्वीर बनेगी, क्या अशोक गहलोत के लिए सचिन पायलट के बगैर सरकार चलाना आसान होगा। बीजेपी की भी नजरें अब राजस्थान की सियासी सूरत हाल पर एक तरह से टिकी हुई हैं, और सचिन पायलट का बयान बहुत अहम होगा जब वो अपनी खामोशी तोड़ेंगे, क्या कुछ कहते हैं, उनके आगे की हिकमत अमली क्या है, ये बहुत अहम हो जाता है। मैं अभिषेक आड़ा जी आपके पास आना चाहूंगा ब्रेक के बाद। अभिषेक आड़ा जी, अब राजस्थान की सियासत में आंकड़ों की बात होने लगी है। अगर राजस्थान के आंकड़े देखे जाए, डिजिट देखी जाए, एक तरफ बीजेपी अब फ्लोर टेस्ट की बात करने लगी है। बीजेपी कह रही कि पहले अशोक गहलोत फ्लोर टेस्ट कराएं, अपनी अक्सरियत साबित करें, उसके बाद अपनी कैबिनेट के बारे में बात करें। तो बात एक तरह से आंकड़ों पर आ गई है। बिल्कुल, बात आंकड़ों पर आ गई है, और बात आंकड़ों पर आनी ही थी, आनी ही चाहिए। हमारे साथ में बंसल साहब जुड़े हुए हैं, तो बंसल साहब ज्यादा साफ तरीके से बता सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली इसका फैसला तो फ्लोर पर जाकर ही होगा। जब फ्लोर टेस्ट होगा तभी पता चलेगा ठीक तरीके से कि कितने विधायक किसके साथ में हैं। लेकिन अगर आज की बात करें
तो ये बात बिल्कुल कहीं से भी कोई साफ नहीं कर पा रहा है। अब सबके अपने अपने दावे हैं, दावे करना एक अलग बात होती है। कल जिस तरीके से पायलट गुट कह रहा था कि विक्ट्री साइन दिखाने से विश्वास मत हासिल नहीं होता है, कल जो सीएमआर में तमाम जो लोग वहां पर मौजूद थे उन्होंने विक्ट्री साइन दिखाया था, तो विक्ट्री साइन से ज्यादा बड़ा है विश्वास मत। तो अब चूंकि पायलट गुट का दावा है कि हमारे पास 25 से 30 विधायक हैं, 22 विधायक दिल्ली में बैठे हैं, इधर 106 का दावा कर रहे हैं जो कांग्रेस के तमाम लोग जो जयपुर में जमा है, जो फेयरमाउंट में लोग जमा है, तो वहां पर 106 का दावा किया जा रहा है। लेकिन इन सभी परिस्थितियों में अबू एक चीज आप मानकर चलिए कि अब ये जो सरकार आगे जो चलेगी वो इंडिपेंडेंट पर डिपेंडेंट सरकार होगी। और ये हमने कई बार देखा है कि इंडिपेंडेंट पर जो डिपेंडेंट सरकार होती है वो कितनी कारगर तरीके से चल पाती है। कई दूसरे राज्यों में ऐसी तरीके की बात देखी गई है। अब जब शपथ ग्रहण समारोह बताया जा रहा है कि परसों उसकी तैयारियां चल रही है, जो भी एक दो दिन में वो पता चल जाएगा कि मंत्रिपरिषद का जो विस्तार होना है, जो बदले जाने हैं मंत्रालय, वो किस तरीके से बटेंगे। चूंकि 2 लोग तो ऑलरेडी कम है, सीपी जोशी जो कि कांग्रेस के कोटे से हैं, वो तो विधानसभा अध्यक्ष बन गए हैं, तो उनका तो वोट काउंट हो नहीं सकता। दूसरे मास्टर भंवरलाल मेघवाल वो मेदांता अस्पताल में हैं, तबीयत उनकी खराब है, नासाज है, तो उनका वोट होना थोड़ा मुश्किल लगता है। हो जाए तो बहुत बेहतर बात है, उनको ईश्वर उनकी स्वस्थ करे उन्हें, लेकिन अभी तक फिलहाल मुश्किल लग रहा है। तो ऐसी सूरत में कांग्रेस के ये 2 वोट तो सीधे सीधे यहाँ कम हो गए। उसके बाद में पायलट गुट के पास में कितने हैं, और फिर जब ये ऐसी स्थिति आती है जो 10 इंडिपेंडेंट बच जाते हैं और 6 लोग जो बच जाते हैं जो बसपा से आए थे कांग्रेस में, जिन्होंने अपनी पार्टी का विलय कर दिया था। उसमें भी एक तकनीकी ये है कि जयपुर के वकील हेमंत नाटा, उन्होंने राज्यपाल को लिख रखी एक चिट्ठी की, तब इन्होंने जो विलय किया था अपनी पार्टी का कांग्रेस में, उसकी वैधता पर उन्होंने सवाल उठाए थे। तो वो भी एक कानूनी पक्ष हो जाता है कि उनकी वैधता किस तरीके से साबित होगी। हालांकि लगता ऐसा ही है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, लेकिन वो 6 लोग जो बसपा से आए थे कांग्रेस में और 10 लोग जो विधायक हैं, इंडिपेंडेंट एमएलएज हैं, इन 16 लोगों को साधना सबसे ज़्यादा मुश्किल होगा। बात कांग्रेस के लोगों को संतुष्ट करने से ज़्यादा 10 इंडिपेंडेंट और 6 जो लोग बसपा से आए थे उनको साधने की है। और उनमें से अगर किसी इंडिपेंडेंट जो कि ये तय करके बैठे हैं कि उन्हें तो मंत्री पद मिलना ही चाहिए और मिल ही रहा है और मिलना ही देना ही पड़ेगा, अगर उन्हें मंत्री पद नहीं मिलता है तो कितनों को मंत्री पद देकर शांत किया जा सकता है, कितनों को संसदीय सचिव बनाकर शांत किया जा सकता है। तो ये एक बड़ी चुनौती तो अब सरकार चलाने में सामने आने वाली है, तय है। दूसरा स्टोरी अभी एक तरह से खत्म नहीं हुई है, पिक्चर जो है अभी एक तरह से बाकी है। क्या कुछ आगे की सियासत में होगा देखना बहुत अहम होगा। मैं लक्ष्मीकांत पारीक जी आपके पास आना चाहूंगा। लक्ष्मीकांत जी, एक तरफ तो अशोक गहलोत दावा कर रहे हैं कि 106 मेंबर एमएलएज उनके पास हैं, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी अब लगातार मांग कर रही है कि फ्लोर टेस्ट कराया जाए। बीजेपी की तरफ से मांग हो रही है। देखिए, निश्चित रूप से फ्लोर टेस्ट होना चाहिए, और फ्लोर टेस्ट इसलिए होना चाहिए, कांग्रेस में विभाजन हुआ है। कांग्रेस की जो स्थिति बनी है, माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री का झगड़ा जब सदन के बाहर निकल कर सामने आ गया, जनता के बीच आ गया है, और माननीय उप मुख्यमंत्री कुछ लोग अलग बैठे और मुख्यमंत्री कुछ लोग अलग लेकर बैठे, तो निश्चित रूप फ्लोर टेस्ट की आवश्यकता है। आज पता लगना चाहिए कितने लोग सरकार के साथ है, कितने लोग सरकार के खिलाफ है। आज सचिन पायलट दावा करते हैं कि अधिकांश लोग मेरे साथ हैं, माननीय गहलोत जी दावा कर रहे हैं कि 109 लोग मेरे साथ हैं। तो आखिर है किसके साथ कितने लोग हैं, कितने लोग सरकार के साथ खड़े हैं, तो टेस्ट फ्लोर पर ही होगा। तो फ्लोर टेस्ट से बचना क्यों चाहती है सरकार? यदि आपके पास बहुमत है तो आइए और कहिए कि हाँ फ्लोर टेस्ट कराने को तैयार है। ये देखिए, मीडिया के सामने विधायकों को पेश कर देना, ये फ्लोर टेस्ट नहीं है। फ्लोर टेस्ट तो वही होगा जो सदन में होगा, सदन के हिसाब से होगा और माननीय विधानसभा अध्यक्ष के सामने होगा। और जिस प्रकार माननीय राज्यपाल चाहे तो परेड कर सकते हैं, वो अलग विषय हो सकता है। लेकिन मेरा सीधे तौर पर मानना है कि अल्पमत की सरकार कांग्रेस सरकार है, क्योंकि सचिन पायलट जो सरकार के मुख्य अंग थे, उन्होंने आज सुबह कहा है कि अशोक गहलोत की सरकार अल्पमत की सरकार रह गई है। तो निश्चित रूप से यदि आज उनके पास 30 से अधिक भी लोग भी हैं या 30 भी लोग भी हैं, तो भी अशोक गहलोत सरकार अल्पमत की सरकार है और अल्पमत की सरकार को निर्णय लेने का अधिकार दिया। मेरे सीधे तौर पर मानना है कि माननीय गहलोत जी को आगे आना चाहिए, कहना चाहिए मेरे पास बहुमत है, आइए मैं फ्लोर टेस्ट कराना। विवेक बंसल साहब, जो बीजेपी जो बात लक्ष्मीकांत पारीक जी कह रहे हैं, यही बात आज गुलाब चंद कटारिया ने भी कही है
कि अशोक गहलोत की सरकार अब अलमत में मतलब अकलियत में है, माइनॉरिटी में है एक तरह से, अब उनको फ्लोर टेस्ट कराना चाहिए, उसके बाद फिर अपने मिनिस्ट्री में या अपने कैबिनेट में विस्तार कराना चाहिए। पहले फ्लोर टेस्ट, उसके बाद ही कुछ करें। देखिए, सब कुछ होगा क्या? हम लोगों को अभी आप लोगों को ये सब बात साझा करनी होगी कि कब फ्लोर टेस्ट होगा। अभी आप लोगों ने क्यास लगाना शुरू कर दिए कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, तो ये सब सिर्फ क्यास है। हम लोग बिल्कुल जमहूरियत में हम लोगों का एतमाद है, जी। हमारी अकीदत है इस आइन में। इन लोगों की तरह नहीं है कि आइन की हम धज्जियां उड़ा दें, पर लेकिन चीजें जो मुद्दे हैं उसको हम कर रहे हैं। साहब, आप लोकतंत्र की बात कर जाए, ठीक है, आप जैसे लोगों ने आपातकाल लगाकर देश के लोकतंत्र की हत्या की, भूले नहीं। और आप जैसे लोग जिस प्रकार की कांग्रेस पार्टी है, मुझे लगता है कि आप ऐसी बयानबाजी नहीं करो, ठीक रहेगा। हस्तक्षेप नहीं किया था। आपसे गुजारिश है, आप लोग जरा अनुशासित ढंग से जरा अनुशासित है बंसल साहब। अनुशासनहीनता तो कांग्रेस में लगातार चल रही है, दिख रहा है, जनता देख रही है आपके अनुशासनहीनता को। चिंता नहीं कर बंसल साहब, देख रही है जनता आपके अमाल देख रही है। बोलिए बोलिए। सीमा पर क्या चल रहा है? एक तरफ कोरोना का जो महामारी आज पूरे भारत क्या पूरे कायनात पूरी दुनिया को अपने आगोश में लिए हुए है, और आप लोग यहाँ पर भी आप सरकार तोड़ने पे, आपने मध्य प्रदेश में आपने कोरोना लॉकडाउन को आपने स्थगित किया, आपने उसको मुलतवी किया, और इसलिए कि वहां पर सरकार बन जाए। आप लोग बात करते हैं, आप लोग जमहूरियत की बात करते हैं, जमहूरियत के खिलाफ जो आपकी जो जिस तरीके से लोगों को आपने कश्मीर में चाहे जो नेताओं का आपने तमाम वो बंद कर दिए, उनके ट्विटर अकाउंट सब कर दिए। आप लोग जमहूरियत का तो हम लोगों ने आइन बनाया इस हिंदुस्तान का, हम लोग लड़ाई लड़े इस जंगे आजादी में, और हम लोगों ने इस जमहूरियत को आज, अगर जमहूरियत जिंदा है तो कांग्रेस का पूरा योगदान है, कांग्रेस के नेताओं का। कांग्रेस ने हमेशा जमहूरियत को जिंदा, मजबूत और आइन का एतमाद और इंतजार किया है। तो आप हमें इसकी आप पाठ ना पढ़ाएं। हम लोग जानते हैं हमारी एक जिम्मेदार। विवेक बंसल साहब, अगर अक्सरियत में है कांग्रेस पार्टी, गहलोत सरकार अगर अक्सरियत में, तो उन्हें अपने एमएलएस को होटलों में रखने की जरूरत क्या है, और इसके अलावा फ्लोर टेस्ट से भागने की जरूरत क्या है? फौरन गहलोत साहब को फ्लोर टेस्ट करा देना चाहिए कि हमारी ताकत देखिए सामने है। दोनों सवाल के जवाब देता हूं। आपने कहा कि होटल में इसलिए रखने की जरूरत है, जिस तरीके से इनकी काबिशें चल रही हैं, जिस तरीके से पैसे का लेन देन का ये जो जिस तरीके से चल रहा था, एसओजी, तभी तो एसओजी को इंक्वायरी दी गई थी। और दूसरे फ्लोर टेस्ट भी होगा, हमने कब मना किया? हम कब इससे पीछे हट रहे हैं? फ्लोर टेस्ट के से हम तो पीछे नहीं हटे ना, ये आपने क्यास कैसे लगाना शुरू कर दिया, और आपने कि मंत्रिमंडल का विस्तार कर रहे हैं। सब चीजें होंगी, सब चीजों का अपना एक होता है, एक तरीके से होंगी, बिल्कुल होंगी। आज हमने एक दोबारा मीटिंग बुलाई थी, हमने चाहा था कि इस कुनबे में फूट ना पड़े, घर के मतभेद खत्म हो जाएं। आज हमने मौका दिया हमारे साथियों जो भी क्योंकि वो बीजेपी के चंगुल में थे, आज हरियाणा में खट्टर जी की सरकार और सिक्योरिटी उन्हें मिली हुई है, तो कौन है इसका इन साजिशों के पीछे? बहुत आईना बिल्कुल साफ है, आईना बिल्कुल साफ। ठीक है विष्णु कुलवाल जी, अब जो सियासी सूरत हाल राजस्थान में है, यहां पर छोटी पार्टियों का किरदार बहुत अहम हो जाता है, छोटी पार्टियों की जो भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। अब देखिए, अभी मैं विवेक बंसल साहब को सुन रहा था जी, आरिफ साहब को भी सुन रहा था। ये दोनों पार्टियां उसी लेवल की बात करती है जहां इनका निजी जहां स्वार्थ होता है ना, वहां इनको देश से मतलब नहीं है, इनको अपने स्वार्थ से मतलब है। बंसल साहब इतनी बातें कर रहे थे, देशभक्ति की देश बातें, यही बातें जनता पार्टी करते करते देश में, आज देश में स्कैंडल में सरकार बन गई। आज ये बताइए कि ये जिसको विधायक का टिकट दे देते हैं जी, क्या उसको प्रशिक्षण पहले दोगे या बाद में दोगे? एक बोलता है हमारा शिविर चल रहा है, प्रशिक्षण शिविर, दूसरे को बोलते हैं ये है बाड़ेबंदी। ये क्या चीज है? ये दोनों एक ही चीजें हैं, इनमें परिवर्तन कुछ भी नहीं है। इन दोनों पार्टियों की स्थिति बड़ी खराब है। ये जब भी ऐसी स्थिति ऐसी बनती है तो दोनों लोग अपनी अपनी जगह छोड़ के भगते हैं। इस प्रकार की स्थिति देश में, आज इस देश में लोकतंत्र को बहुत बड़ा खतरा हो गया इन लोगों से। विष्णु जी, लेकिन बीएसपी भी तो अपने जो मेंबर थे, बीएसपी भी तो अपने एमएलए को नहीं रोक पाई। 6 एमएलए बीएसपी के जीत के आए थे, वो भी नहीं रोक पाए, और वो भी सरकार के साथ चले गए।
बिल्कुल सही कहा। मैंने कहा ना, इससे पहले एक बार अशोक गहलोत साहब ने, इससे पहले भी हमारे 6 एमएलए को इन्होंने अपनी पार्टी में मिलाया था। मैं बोल रहा हूं, आज आपने जिस बात को कही, उसी को एक वकील साहब ने भी बात कही है कि हमारी पार्टी का विलय कांग्रेस में हुआ। ये किसने कहा? इसका कानून तो पढ़ लें। कानून ये है, एमएलए जाने से पार्टी का विलय नहीं होगा। पार्टी का संगठन अपनी जगह पे आज भी खड़ा है और मजबूती के साथ अगले चुनाव भी लड़ेगा, चाहे वो चुनाव किसी भी रंग के हो, नगर निगम के हो, पंचायत के हो, विधानसभा के हो, लोकसभा के हो। सवाल है कि पार्टी का विलय नहीं हुआ है। ये एमएलए गए हैं, ये आज इनको जरूरत पड़ी कांग्रेस को, तो कांग्रेस ने खरीद लिया। और जब भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में एमपी की जरूरत पड़ती है, राज्यसभा में इनकी सीटें कम हो जाती है, इनको वोट की जरूरत पड़ती है, उस समय बहुजन समाज पार्टी और लोगों के दलों को तोड़ते हैं। ठीक है विष्णु जी, विवेक बंसल साहब कुछ कह रहे हैं, मैं अशफाक साहब उसके बाद आ रहा हूँ। विवेक बंसल जी जल्दी से बात पूरी कर लीजिए। विष्णु जी अब सुन लीजिए, विवेक बंसल जी कुछ कह रहे हैं। जी बंसल जी, आपकी पार्टी तमाम एक एंटी डिफेक्शन लॉ है, उसके तहत 1/3 अगर एमएलए आते हैं तो वो उनका विलय हो जाता है। आपकी पार्टी पूरी की पूरी आ गई। हमने कब कहा कि पार्टी विलय हुई है? एमएलए आपकी पार्टी को उन्होंने ज्वाइन किया। दूसरे भाई, आप लोग जब पैसे देके टिकट देंगे, आप गरीबों की पार्टी बुक कहते हो। पूरा हिंदुस्तान जानता है जिस तरीके से आपकी पार्टी, आपने ज्योति खंडेलवाल टिकट कैसे दिया? आप बता दीजिए। अरे बंसल साहब, छोड़िए इन बातों को, ये आप मत कीजिए पैसे की बातें। आप अच्छा नहीं लगता। आपने देश को 70 साल तक आपने किस जगह तक ले गए हो आप? ये बातें अच्छी नहीं लगती है। पहले अपने गिरबान में झांकिए कि आप क्या बोल रहे हो। जी, तो आपने जिस तरीके की भाषा शैली आप इस्तेमाल कर रहे हैं, मैंने एक बात कही, वो पूरा हिंदुस्तान जाता है। आपने मेरे पे जाती तौर पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। वो आपको एक, मेरे ख्याल से एक जिम्मेदारान सियासतदान की जुबान नहीं हो सकती। बहरहाल, आप जो भी कह रहे हैं, आपने तो ये जो भी बात कही, पर लेकिन हम आपसे ये कहते हैं कि हम लोगों ने हम लोगों ने बिना शर्त उन्होंने शामिल हुए। वो आजिज आ गए थे आपकी नेता से, या जो भी वजह रही होगी, मुझे नहीं मालूम। और आज जहां तक हम इसकी बात कह रहे हैं कि आप इसको सचिन पायलट जी जा रहे हैं, तो आपको क्या तकलीफ हो रही है? ये बता दीजिए फिर आप। नहीं, हमें तकलीफ सिर्फ ये हो रही कि घर से कोई इंसान जा रहा है, घर का कोई भी इंसान। हमने सियासत, हम लोगों ने पूरा गरीब उखाड़ के लेके बसपा का। जी क्या चीज? जी हेलो। फिर आपने 6 भेजा तोड़े, तब आपको समझ में नहीं आई थी क्या बात? क्या नहीं समझ में आई थी? जब बसपा को तोड़ा तब। देखिए, बसपा के विधायक, सुनिए ना, तो उन्होंने बसपा के खुद आए जी मांगने की, वो तो खुद पार्टी। यहाँ दूसरा मसला है भाई, वहां उन्होंने कोई आपसे ओहदा तो नहीं मांगा, यहाँ तो ओहदा मांगा। वो तो खुद आपके यहाँ से आजिज होकर जो भी आए होंगे। आपके यहाँ की जो रिवायत है कि दोबारा बार बार आपके क्या होता है, हर आदमी खुला बोलता है। ठीक है, मैं अशफाक कायमखानी जी एक बहुत छोटा सा रिएक्शन में आपसे ले लेता हूँ कि अब सचिन पायलट की भूमिका, सचिन पायलट का किरदार, या सचिन पायलट के सामने ऑप्शन क्या कुछ है सियासी तौर पर अगर हम बात करें, तो क्या कुछ ऑप्शन बचते हैं सचिन पायलट के लिए? एक बच्चों की बात का जवाब देना चाहूंगा कुछ। जी मैं आ रहा हूँ। अशफाक जी, सचिन पायलट के पास ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ एक बचता है कि वो राजस्थान में रहे और राजस्थान में रह के तीसरे फ्रंट या तीसरे ग्रुप की तरह काम करे। अगर वो बीजेपी में जाते हैं तो उनके साथ काफी एमएलए नहीं जाएंगे, और अगर वो वापिस कांग्रेस में आने की सोचते भी हैं, सोचते भी हैं, तो काफी लोग उसमें नाराज है। क्योंकि जनता ने जो विधानसभा चुनाव हुए थे, उस वक्त खासतौर के उनका जो गुजर बीजेपी परंपरागत वोट होता था, वो कांग्रेस की तरफ आया था। और दूसरा ये है कि अगर सचिन पायलट ने सियासी मैदान छोड़ दिया तो राजस्थान में वो फिर वापस पनप नहीं सकते, क्योंकि कांग्रेस में भी एक तबका ऐसा है जो कांग्रेस के खेमे से नाराज है, सेंट्रल लीडरशिप से नाराज है और स्टेट लीडरशिप से नाराज है जी। इसलिए वो जब अगर राजस्थान में काम करेंगे तो एक तीसरे विकल्प के रूप में पनपेंगे। उस समय ये कह रहा था कि बीएसपी की जो बात चल रही थी, बीएसपी में ज्यादातर टिकट, विधानसभा टिकट वो लोग लेके आते हैं जिनको कांग्रेस और बीजेपी से टिकट नहीं मिल पाता है।
और इसलिए उनके वैचारिक तौर पर वो बीएसपी के वर्कर नहीं होते हैं। इसीलिए पिछली बार जीतने के बाद फिर अपने अपने पार्टियों में वापस चले जाते हैं। वो बीएसपी से कांग्रेस में गए थे, फिर आपके नहीं, फिर वो बीएसपी से टिकट ले आए, मतलब बीएसपी से कांग्रेस में शामिल हुए थे पिछली बार अशोक गहलोत की सरकार में। उसके बाद में उसे निर्दलीय चुनाव लड़ा और फिर वापस आपके बीएसपी की टिकट पे लेके वो चुनाव लड़ लिए। और बीएसपी को पता था कि पिछली बार ये कांग्रेस में शामिल हुए थे और अब के बार भी और एमएलए को लेकर कांग्रेस में शामिल होंगे, बीएसपी को पता था। लेकिन बीएसपी भी अपने वैचारिक तौर पर वर्कर को टिकट न देके कांग्रेस और बीजेपी से जिसको टिकट नहीं मिल पाती है उसको टिकट देते हैं, और वो स्वार्थ के कारण या अपने हित साधने के कारण वो सत्तारूढ़ पार्टी में शामिल हो जाते हैं, चले जाते हैं। बिल्कुल, मैं लक्ष्मीकांत पारिक जी, इस तरह के लोग क्या अब कहा यही जा रहा है, जो जानकार हैं, जो एक्सपर्ट हैं, वो यही कह रहे हैं कि एक ऑप्शन सचिन पायलट के पास ये भी है कि वो बीजेपी का दामन थाम लें और फिर बीजेपी के सामने भी ऑप्शन खुल जाएंगे राजस्थान में सरकार बनाने को लेकर। सर, एक विष्णु जी आवाज से कारण आपकी आवाज दब गई, एक बार आपका सवाल दोहरा दें प्लीज। मेरा सवाल ये कि माना ये जा रहा है कि सचिन पायलट के पास एक ऑप्शन ये भी है कि वो बीजेपी का दामन थाम ले राजस्थान में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अभी कहा है कि जो भी एक जनाधार वाले नेता है उन सभी के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वार खुले हुए, और युवा नेता उनके लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी द्वार खुले, इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं। मैं विजय बंसल जी की बात कुछ बातों को जवाब देना चाहता हूँ। विजय बंसल जी अभी भारतीय जनता पार्टी तोहमत लगा रहे थे लगातार, किताब एमपी में सरकार गिरा दी। देखिए विजय बंसल जी, आप अपने नेताओं को संभाल कर रख नहीं सकते, आप अपने नेताओं को आत्मसम्मान की रक्षा आप कर नहीं सकते, और जिन नेताओं को आपके एसर्ट से उन नेताओं को आपने संभाल के रखा नहीं। जो युवा नेता आपसे परेशान है, युवा नेताओं की बात आप सुनते नहीं है, वो तहरीर देते नहीं है, और आप अपनी पार्टी में उनकी कदर करते नहीं है। यदि वे छोड़कर कांग्रेस से छोड़कर यदि कि अन्य दल में शामिल होते हैं तो इसमें अन्य दलों को दोष नहीं है। यदि ज्योतिरादित्य सिंधिया की आपने कदर नहीं की, उनकी बात को नहीं सुना, आपके राहुल गांधी जी ने, मानिए सोनिया गांधी जी ने मिलने का समय उन्हें नहीं दिया, तो भारतीय जनता पार्टी शामिल होती है, दोष भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, ये दोष कहीं ना कहीं आपका है, आपकी कमी का है कि आपको छोड़कर आखिर में क्यों गए। आज सचिन पायलट जी से आपने लगातार यदि संवादहीनता नहीं रखी होती, उनकी कद्र की होती, जिस नेता ने लगातार 5 वर्षों तक ये राजस्थान के अंदर विपक्ष के नेता के रूप में अपने आप को कांग्रेस जिंदा रखने का प्रयास किया, उस नेता की मेहनत के कारण शायद कांग्रेस राजस्थान में लौट कर आ सकी हो। उस एसर्ट को आपने यदि बचा कर रखा होता, यदि आपने उसकी बात को सुना होता, तवज्जो दी होती, तो मुझे नहीं लगता कि बंसल जी जवाब दे रहे हैं। एक मिनट विजय बंसल जी, एक बार कुछ सुन ले विजय, फिर पूरी बात का जवाब देना। विजय बंसल जी, आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे, मैं जब लाइव में जुड़ा होता उसके पहले आप कह रहे थे कि हमने सचिन पायलट को बहुत कुछ दिया, उनकी कम उम्र में उन्हें बहुत कुछ दिया। राहुल गांधी के विषय में आपका क्या कहना है? राहुल गांधी को तो बहुत कम उम्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया आपने। वे वही उनका बैकग्राउंड है, उनके पिता भी यदि ठीक है पारिक जी, अब सुन लीजिए विवेक बंसल जी का जवाब भी अब सुन लीजिए जी, दोनों में फर्क कैसा सुन लीजिए जी। आपने अगर राहुल गांधी जी का आपने उदाहरण दिया, राहुल गांधी जी को कांग्रेस के कैडर ने चुना है ना, और यहाँ उनको सचिन जी को हमने दिया, पार्टी ने दिया, पार्टी के सिस्टम ने दिया, और उसके पश्चात उन्होंने जिस तरीके से किया, आज आपको सचिन पायलट जी का संघर्ष बहुत याद आ रहा है कि 5 साल संघर्ष किया, सचिन पायलट जी को मंत्री बनाया, कितना संघर्ष। मैं ये नहीं कह रहा सचिन पायलट जी में क्षमता थी, सचिन पायलट जी में था तो, पर लेकिन आज कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षा उनकी पार्टी इससे ज्यादा बड़ी हो गई। और जब किसी भी दल में जब व्यक्तिगत किसी की महत्वाकांक्षा पार्टी से बड़ी होती है तो टकराव होना स्वाभाविक है। आज वही हुआ, और उसके पश्चात, और हम तो बार बार उस बात को कहते हैं कि सचिन जी को खोने का हम सबको उसका क्षति होगी सचिन जी के जाने से राजनीतिक रूप से, पर हमारी सरकार इससे रोज रोज का जो हो रहा था, जिस तरीके से खलिश हो रही थी, सामने लोगों के आ रही थी, उससे बेहतर है कि एक बार को ये चैप्टर खत्म हुआ, अब हम सब लोग उस पर तवज्जो देंगे कि कैसे उसकी भरपाई हो, किस तरीके से सरकार स्थिर। विवेक बंसल साहब, अगर मान लीजिए, क्योंकि अभी कोई बयान नहीं आया, अभी सिर्फ बातें हो रही हैं, जो लोग एक ऑप्शन ये भी देख रहे हैं कि सचिन पायलट अगर बीजेपी में जाते हैं तो क्या वाकई में कांग्रेस सरकार को, गहलोत सरकार को राजस्थान में मुश्किलें बढ़ेंगी? देखिए, आपका कयास है कि मुश्किलें बढ़ेंगी, वो सब भी उन मुश्किलों का भी सामना करेंगे, ऐसा नहीं है। देखिए, मुश्किलें पार्टी, किसी भी पार्टी के सामने मुश्किलें आती हैं समय समय पे, उन मुश्किलों का सामना लोकतांत्रिक तरीके से किया जाता है और आगे बढ़ा जाता है। उन मुश्किलों की वजह से कहते हैं ना कि विजय बंसल जी, आपसे विजय बंसल जी, सचिन पायलट ही नहीं गए, आपकी कद्दावर नेता माननीय दीपेंद्र सिंह जी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष थे, वे कहाँ हैं? माननीय भवराज जी शर्मा कहाँ हैं? माननीय रमेश जी मीणा कहाँ हैं?
बताइए इन सबके बारे में भी। ये भी कद्दावर नेता थे, आप ज्यादा बड़े लीडर थे ना आपके, इनकी ये सब कहाँ खड़े हैं? आखिर आप इन सबको क्यों नहीं संभाल पाए? कहीं न कहीं दोष आपके फोन में है, और आपके दोषों की ताकीद आप भारतीय जनता पार्टी को थोप देना चाहते हैं। ये चलने वाला नहीं है, जनता सब समझती है। एक तरफ आप बात करते हैं कि नौजवान लीडर दीपेंद्र शेखावत जी को किसने स्पीकर बनाया था। आज अगर उनसे मंत्रालय से अगर उन्हें वंचित कर दिया गया तो क्या 2-1.5 साल भी वो संयम नहीं रख सकते थे, सब्र नहीं रख सकते थे? आज इतना विचलित हो गए कि पार्टी को, जिस पार्टी कहते थे कि कांग्रेस पार्टी के हमारे संस्कार हैं, आज उनको इस तरीके से उनको ये जेब देता है या उनको ये शोभा पार्टी को। बंसल साहब, मैं यही कह रहा हूँ, आप समझाते ना अपने नेताओं को, आप क्यों समझाने में असफल हो अपने नेताओं से? ठीक है, ठीक है विष्णु जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आप भी अपना कमेंट रख दीजिए, आखिरी कमेंट। आपका राष्ट्रीय विरोध, ठीक है, पारिक जी बात हो गई मेरे ख्याल से। विष्णु जी बहुत छोटा सा कमेंट, टाइम अप हो रहा है। ये बात सही है भाई, समय का चक्र है, राजनीति विरोधी दल है, वो पक्ष को तोड़ना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस तय है कि अपने घर को संभाल नहीं पाई है। विष्णु जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बहुत मैं 10 सेकंड दे रहा हूं विष्णु जी। पार्टी हमारी सुरक्षित है, घर हमारे संभाला। सर मैं ये कह रहा हूं कि पारिक साहब आज ये बात बोल रहे हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी सचिन पायलट को राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष बना रही है क्या? आज ये शायद भूल गए कि माननीय श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया का अपमान करने वाले लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान की लोकसभा में गठबंधन किया। उन लोगों को क्या जाहिर सी बात है कि राजस्थान की सियासत में अभी बहुत कुछ देखा जाना बाकी है। अभी पिक्चर एक तरह से अधूरी है। सचिन पायलट को हटाना, सचिन पायलट को उनके ओहदों से हटाना, यह सिक्के का एक रुख है। लेकिन अभी सचिन पायलट के आगे की हिकमत अमली क्या है, क्या कुछ वो अपने करियर के बारे में सोच रहे हैं, क्या कुछ राजस्थान की सियासत के बारे में सोच रहे हैं, यह अभी देखना बहुत दिलचस्प होगा, बहुत अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मीकांत पारिक जी, विवेक बंसल साहब, विष्णु कुलवाल जी और इसके अलावा अशफाक कायमखानी साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। आदाब।